माइंड बोध में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी इस प्रस्तुति का विषय है उत्तर प्रदेश शिक्षा एवं संस्कृति के नोट्स। हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का या कहें इस डीप डाइव का मिशन बहुत ही स्पष्ट है। बिल्कुल। हम एक टॉपर की नजर से प्रदेश के प्रमुख संस्थानों, कुछ बहुत ही शानदार योजनाओं और उस ऐतिहासिक साहित्यिक विरासत को गहराई से समझने वाले हैं। और देखिए, एक बात मैं शुरुआत में ही साफ कर दूं, ये कोई ऐसी चर्चा नहीं है जहां हम सिर्फ कुछ संस्थानों के नाम रटने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझने की कोशिश है कि कैसे एक राज्य ने दशकों के संघर्ष और प्रयोगों के बाद अपनी पूरी बौद्धिक और सांस्कृतिक नींव का निर्माण किया। सही कहा। तो आइए इस कहानी की शुरुआत ब्रिटिश काल से करते हैं, जहां हमारी शैक्षिक व्यवस्था की पहली ईंट रखी गई थी। अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से देखें तो 1872 में विलियम मेयर ने एक कॉलेज की स्थापना की थी, मेयो सेंट्रल कॉलेज। एकदम सही। लेकिन जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि इसकी स्थापना कोई रातों रात नहीं हो गई थी। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे सर सैयद अहमद खान के साथ उनकी एक बहुत ही लंबी बहस हुई थी। हाँ, और इस कॉलेज के जो वास्तुकार थे विलियम एमरसन, उन्होंने जानबूझकर गॉथिक और भारतीय स्थापत्य शैली का एक अनोखा मिश्रण तैयार किया, जो उस समय की वैचारिक कश्मकश को भी दिखाता है। और फिर आगे चलकर 1922 में यही कॉलेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हिस्सा बन गया। मतलब एक संस्थान का दूसरे में विलय हो गया। हाँ, और शिक्षा सुधारों की बात करें तो उसी दौर में 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग लाया गया था, जिसे प्रथम शिक्षा आयोग भी माना जाता है। राइट, एकदम सही कहा आपने। ये 1854 के वुड डिस्पैच की जो कमियां थीं, हाँ, उन कमियों को सुधारने के लिए लाया गया था। बिल्कुल। और इसी कड़ी में 1917 में सैडलर आयोग भी आया, जिसकी रिपोर्ट 1919 में प्रकाशित हुई थी। तो ये तो हुई ब्रिटिश काल की नींव, लेकिन समय के साथ जो प्रशासनिक ढांचा है उसने भी बहुत तेजी से आकार लिया। और इसमें कानून का बहुत बड़ा हाथ रहा है। हाँ, जैसे 1921 का जो यूपी माध्यमिक शिक्षा अधिनियम था, वो प्रशासनिक ढांचे में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रशासनिक प्रयोग हुआ वो 1970 के दशक में हुआ था, 1972 वाला, जब शिक्षा के लिए 3 अलग निदेशालय बनाए गए। बिल्कुल वही। 25 जुलाई 1972 को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन हुआ। सोच ये थी कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा तीनों को अलग अलग रखा जाए। लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही होती है। बच्चा प्राथमिक से ही माध्यमिक में जाता है। सही कहा। इसलिए शायद प्रशासन को अपनी गलती का एहसास हुआ और महज 3 साल बाद 1975 में प्राथमिक और माध्यमिक का पुनः एकीकरण कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा लर्निंग कर्व था सिस्टम के लिए। और फिर गुणवत्ता नियंत्रण के लिए 1981 में SCERT की स्थापना की गई, जिसे हम राज्य स्तर पर केंद्र के NCERT का ही रूप मान सकते हैं। बिल्कुल। शिक्षकों की ट्रेनिंग और पाठ्यक्रम सुधारने के लिए इसका महत्व बहुत ज्यादा था। और इसी विकेंद्रीकरण को बढ़ाते हुए 1995 में राज्य उच्च शिक्षा परिषद का भी गठन हुआ। प्रशासनिक ढांचे से निकलकर अगर हम जमीनी योजनाओं पर आएं, तो शिक्षा को घर घर पहुंचाने के लिए कई शानदार योजनाएं आईं। योजनाओं का असर तो जमीन पर सबसे ज्यादा दिखता है। बिल्कुल। जैसे 15 अगस्त 1995 को जो मिड डे मील योजना शुरू हुई थी, उसने पूरी तस्वीर ही बदल दी। हाँ, लेकिन इस योजना की आत्मा तब बदली जब 2004 से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, पका पकाया भोजन देने वाला आदेश। एग्जैक्ट। इसके बाद स्कूलों में गरम पका पकाया भोजन शुरू हुआ। और ये सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं था, इसके लिए छात्रों की 80% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई। ये एक बहुत बड़ी बात थी। बच्चों को स्कूल में रोके रखने का मास्टर स्ट्रोक। बिल्कुल। और अब 2021 से इसका नया नाम PM पोषण शक्ति निर्माण योजना हो गया है। इसके अलावा भी समग्र शिक्षा अभियान है, जो 1993 में विश्व बैंक की मदद से शुरू हुआ था। इसका दूसरा चरण तो अभी 2021 से 2026 तक चल ही रहा है। और 2021 में ही निपुण भारत मिशन भी शुरू हुआ। हाँ, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में संख्यात्मक समझ और पठन पाठन की कुशलता लाना है। क्योंकि सिर्फ स्कूल आना काफी नहीं है, बुनियादी शिक्षा समझ में भी तो आनी चाहिए। एकदम सही। और स्कूलों का रूप बदलने के लिए जो ऑपरेशन कायाकल्प चल रहा है, वो तो सच में स्कूलों की शक्ल बदल रहा है। डिजिटल बोर्ड्स, साफ सफाई, बुनियादी सुविधाएं। बिल्कुल। खैर, ये तो हुई बुनियादी शिक्षा की बात। अगर हम उच्च शिक्षा की तरफ देखें तो ये बात बहुत ही गर्व से भरी हुई लगती है कि आज उत्तर प्रदेश 6 गौरवशाली केंद्रीय विश्वविद्यालयों का घर है। और इनमें से 2 तो भारतीय शिक्षा के इतिहास के सबसे बड़े स्तंभ है। हाँ, 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित BHU
और 1920 में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित AMU। इन दोनों की पहचान तो पूरे विश्व में है ना? और दिलचस्प बात यह है कि AMU को बहुत बाद में 1975 में जाकर केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। अच्छा, और बाकी के 4 विश्वविद्यालय कौन से हैं? देखिए, लखनऊ का बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है जो 1989 में बना। फिर हमारा प्राचीन इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना तो 1887 में ही हो गई थी। हाँ, लेकिन उसे केंद्रीय दर्जा 2005 में मिला। इनके अलावा कृषि और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2014 में झांसी का रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बना। और अमेठी का जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय है वो 2017 में स्थापित हुआ। बिल्कुल। और तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा की बात हो रही है तो चलिए थोड़ा चर्म नगरी यानी उत्तर भारत के मैनचेस्टर कानपुर की तरफ चलते हैं। कानपुर का नाम आते ही तो उद्योगों की तस्वीर सामने आ जाती है। एकदम तेज और औद्योगिक माहौल। वहां का संस्थानों का एक पूरा जाल बिछा हुआ है। 1959 में स्थापित विश्व प्रसिद्ध IIT कानपुर वहां मौजूद है। हाँ, और 1936 का राष्ट्रीय चीनी संस्थान भी वहीं है, क्योंकि उस इलाके में गन्ने और चीनी मिलों का दबदबा रहा है। और कल्याणपुर का 1983 में बना भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान भी कानपुर में ही है। और चूंकि ये मैनचेस्टर है तो कपड़ा उद्योग के लिए 1914 का उत्तर प्रदेश वस्त्र संस्थान भी वहीं स्थापित हुआ था। चेन्नई के मशहूर केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान की एक शाखा भी कानपुर में है। और सामान्य उच्च शिक्षा के लिए 1966 का छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय भी है। भूगोल और जरूरतों का कितना सटीक तालमेल है ना? बहुत सटीक। इसी तालमेल का एक और दिलचस्प उदाहरण हमारे नोट्स में है। एक बहुत ही रोचक तथ्य यह है कि बरेली का इज्जत नगर एक अनुसंधान त्रिकोण यानी रिसर्च ट्रायंगल बनाता है। हाँ, ये त्रिकोण बहुत ही कमाल का है। कोई आम इंसान सोचेगा कि बरेली में ऐसा क्या खास है। असल में उस पूरे बेल्ट में पशुओं की बहुत विविध प्रजातियां और बड़े पैमाने पर पशुपालन होता रहा है। इसी वजह से 1889 का बेहद पुराना भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, जिसे IVRI कहते हैं, वहां मौजूद है। और इसी के साथ वहां केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान यानी CARI भी है। बिल्कुल। और त्रिकोण का तीसरा बिंदु है राष्ट्रीय मीट रिसर्च सेंटर। ये तीनों एक साथ वहां स्थापित हैं। मतलब प्राकृतिक परिवेश का पूरा इस्तेमाल किया गया है। विकास की इसी आधुनिक कड़ी में अमेठी और रायबरेली भी बिल्कुल पीछे नहीं है। अमेठी तो अब विमानन शिक्षा का बड़ा केंद्र बन गया है। हाँ, 1985 की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी वहीं है। 2013 का विमानन विश्वविद्यालय तो आपने बताया ही। और जायस में 2008 का राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान भी अमेठी में ही है। और अगर रायबरेली की तरफ मुड़ें तो वहां 2007 का निफ्ट है, फैशन डिजाइनिंग का एक बड़ा केंद्र। बिल्कुल। और 2008 का राजीव गांधी तकनीकी संस्थान और औषधीय शोध संस्थान भी हैं। साथ ही लालगंज का वो विशाल रेल कोच कारखाना भी रायबरेली में है। ये दिखाता है कि राज्य पारंपरिक उद्योगों से आधुनिक तकनीक की ओर कैसे बढ़ रहा है। और इस विविधता का जश्न मनाने के लिए प्रदेश में कई और महत्वपूर्ण संस्थान भी हैं। जैसे झांसी में 1962 का चारा अनुसंधान संस्थान है। क्योंकि बुंदेलखंड में चारे की समस्या रही है तो समाधान भी वहीं खोजा गया। बिल्कुल तर्कसंगत। मथुरा के मखदूम में 1976 का बकरी अनुसंधान केंद्र है और मेरठ के मोदीपुरम में आलू अनुसंधान केंद्र है। और भदोही का नाम तो सबको याद ही होगा। अरे, कालीन भैया का शहर। हाँ बिल्कुल, 1988 का भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान वहीं स्थित है। इसके अलावा सहारनपुर में 1975 का लुगदी एवं कागज अनुसंधान संस्थान है। खुर्जा में कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान है। और सीतापुर का 1965 का वो बहुत मशहूर क्षेत्रीय नेत्र चिकित्सालय भी है। ये सब ये साबित करता है कि शोध को सिर्फ राजधानियों में कैद नहीं रखा गया। अब जरा भाषा और संस्कृति की बात कर लेते हैं। इन अकादमियों की स्थापना का सफर भी बहुत सम्मानजनक है। संस्कृति विभाग की शुरुआत तो 1957 में इंडोलॉजी के रूप में हुई थी, जो बाद में 1975 में जाकर सांस्कृतिक कार्य विभाग बन गया। और अगर भाषाओं के संरक्षण की बात करें तो 1947 में ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिल गया था। लेकिन 70 के दशक में बहुत काम हुआ। 1972 में उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी बनी। और फिर जो सबसे दिलचस्प बात है, पीडी टंडन जी के प्रयासों से 30 दिसंबर 1976 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान बना। और ठीक एक दिन बाद, हाँ, ठीक एक दिन बाद
31 दिसंबर 1976 को संस्कृत संस्थान की भी स्थापना हो गई। मतलब एक ही समय में अलग अलग भाषाओं को सींचने का प्रयास। इसे ही तो गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। और फिर 1989 में उर्दू को राज्य की दूसरी राजभाषा का दर्जा भी मिल गया। बाद में 1996 में सिंधी और 1998 में पंजाबी अकादमियां भी बनी। भाषाओं का इतना विकास बिना पत्रकारिता के तो मुमकिन नहीं था। बिल्कुल, और पत्रकारिता का उदय तो यहाँ किसी क्रांति से कम नहीं था। एक बहुत ही शानदार कहानी है इसकी। 30 मई 1826 को भारत का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड निकाला गया था। कलकत्ता से, है ना? हाँ, छपा वो कलकत्ता से था, लेकिन इसे निकालने वाले पंडित युगल किशोर शुक्ल कानपुर के ही रहने वाले थे। ये बहुत कम लोग जानते हैं। और उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी पत्र कौन सा था? वो जनवरी 1845 में आया, बनारस अखबार था, जिसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने निकाला था। लेकिन क्या ये सच है कि वो हिंदी अखबार उर्दू लिपि में छपता था? हाँ, यही तो इसकी सबसे बड़ी खासियत थी। और ठीक अगले साल 1846 में आगरा से पहला उर्दू अखबार सदरुल अखबार निकला, जिसके संपादक प्रोफेसर सी फेंग थे। ये वो दौर था जब लिपियां और भाषाएं आपस में घुली मिली हुई थीं। और फिर 1900 से 1920 का समय आया, जिसे पत्रकारिता का द्विवेदी युग कहा जाता है। ये तो साहित्यिक स्वर्णकाल था। एकदम। इस युग की सबसे प्रमुख पत्रिका सरस्वती थी, जिसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का पूरा स्वरूप ही निखार दिया था। इसी दौरान कई आवाज उठाने वाली पत्रिकाएं भी आईं। 1907 में मदन मोहन मालवीय जी का अभ्युदय आया। 1909 में पंडित सुंदरलाल का कर्मयोगी छपा। लेकिन 1910 में कानपुर से जो प्रताप पत्रिका निकली, उसने तो धूम ही मचा दी थी। बिल्कुल, वो अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत मजबूत आवाज बन गई थी। और फिर गोरखपुर से 1919 में स्वदेश और 1911 में मर्यादा पत्रिका भी आई। फिर जब हम छायावाद युग और उसके बाद के दौर में आते हैं तो साहित्य के दिग्गजों का योगदान बहुत बढ़ जाता है। हाँ, मुंशी प्रेमचंद का नाम तो हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने 1930 में बनारस से हंस पत्रिका का संपादन किया था। और 1926 में गोरखपुर से कल्याण पत्रिका शुरू हुई और आगरा से सैनिक पत्रिका का भी काफी महत्व रहा। तो एक बात और जो ध्यान खींचती है वो ये कि उस समय की राजनीतिक हस्तियों ने भी पत्रकारिता का बहुत सहारा लिया था। बिना मीडिया के अपनी बात जनता तक पहुंचाना तब भी मुश्किल था। बिल्कुल। 1945 में आजादी से ठीक पहले लखनऊ से जवाहरलाल नेहरू जी और रफी अहमद किदवई जी ने कौमी आवाज नाम का एक उर्दू अखबार निकाला था। और उससे पहले 1919 में मोतीलाल नेहरू जी ने प्रयागराज से इंडिपेंडेंट की शुरुआत की थी। समाज के बौद्धिक निर्माण के साथ साथ राज्य की स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा संस्थानों की विरासत भी बहुत मजबूत है। स्वास्थ्य के बिना कोई भी विकास अधूरा है। बिल्कुल। अगर हम लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय यानी KGMU की यात्रा देखें तो वो 1911 में कॉलेज के रूप में शुरू हुआ था। और दशकों की सेवा के बाद 2002 में उसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया। फिर आधुनिक चिकित्सा में 1983 का SGPGI है। 2004 का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान है। सैफई का उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय भी 2005 में स्थापित हुआ। और मथुरा का पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय भी अपनी जगह बहुत अहम है। और अब तो गोरखपुर में एम्स संचालित है और रायबरेली में भी बन रहा है, जिससे बड़े स्तर पर चिकित्सा सुविधाएं मिल गई हैं। एकदम। अब इस चर्चा को समेटते हुए जरा 2024 के नवीनतम आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। आज की स्थिति क्या है? ये आंकड़े वर्तमान परिदृश्य को बहुत अच्छे से दर्शाते हैं। आज प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 34 राज्य विश्वविद्यालय और 7 कृषि विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं। और मेडिकल कॉलेजों की संख्या तो 80 हो गई है, जिनमें 44 सरकारी और 36 निजी हैं। इसके साथ ही 3 राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालय भी संचालित हैं। इसके अलावा कुछ बहुत ही विशिष्ट और नए संस्थान भी बने हैं, जैसे लखनऊ का कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केंद्र और अत्याधुनिक मानव DNA बैंक। आगरा का सेंट्रल लिप्रेसी इंस्टीट्यूट भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इन सभी के बीच जो प्रशासनिक सुधार हुआ है, 2023 में प्रयागराज में नया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित किया गया है, ताकि सभी भर्तियों को सुव्यवस्थित किया जा सके। ये भविष्य की नींव को और मजबूत कर रहा है। तो आज हमने देखा कि कैसे 1826 के एक अखबार से लेकर 2024 के अत्याधुनिक मानव DNA बैंक तक उत्तर प्रदेश ने एक बहुत लंबा और शानदार सफर तय किया है। एकदम। हमारे विशेषज्ञ का उनके इस गहरे विश्लेषण और समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक अंतिम विचार है जो मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगी। जी बिल्कुल, बताएं। हमने देखा कि ये ऐतिहासिक ढांचा कितना विशाल है। इसी सवाल के साथ विचार करने की प्रेरणा देते हुए हम इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुनने के लिए सभी का धन्यवाद।